जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 का पेपर है। ये 16 तारीख का पेपर है और ये प्रथम पाली का पेपर है। ठीक है, 16 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था पैट का, उसका ये प्रथम पाली का पेपर है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तो पैट के लिए या यूपी पुलिस के लिए या किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ज़रूर देखें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। इसमें आए हुए प्रश्न है परीक्षा के, तो आप इसमें एक चीज़ और, इसमें पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, देखते हैं क्या है प्रश्न। ये जितने भी हैं सब एग्जाम के ही हैं और उसी हिसाब से नंबरिंग भी पड़ी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ठीक है बेटा, किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और ये क्या था? एक राजनीतिक दल था। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना, महात्मा गांधी के बारे में पूछते हैं। इन्होंने भी एक दल की स्थापना की थी, बहुत पूछा जाता है जो कि परीक्षा में। कौन सा? नटाल भारतीय कांग्रेस। नटाल भारतीय कांग्रेस, इस दल की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ध्यान देना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस संस्था की स्थापना या किस संगठन की स्थापना की थी, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। खिलाफत मुद्दा क्या था? ये खिलाफत एक आंदोलन था। आंदोलन, ठीक है। और ये आंदोलन किसने शुरू किया था या क्यों हुआ था ये आंदोलन? तो आपको हम बता दें, तुर्की में खलीफा हुआ करते थे, उनको उनके पद से हटाने के विरोध में दुनिया भर के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया था। ठीक है, भारत में किसने किया था? इसके नेता कौन थे भारत में? तो अली बंधु, नाम सुना होगा आपने, अली बंधु। कौन कौन थे? एक तो थे मोहम्मद अली और दूसरे कौन थे? दूसरे थे शौकत अली। ये दोनों भाई थे। ठीक है, ये थे इसमें भारत के नेता। भारत में मतलब इन्होंने ये आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। ध्यान देना, ये आंदोलन 1920 में हुआ था। इसी समय 1920 में ही महात्मा गांधी ने भी एक आंदोलन छेड़ रखा था। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने कर रहे थे उसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हम इनके मुद्दे को उठाएंगे, इनका समर्थन करेंगे, तो ये लोग भी हमारे साथ देंगे, हमारा सहयोग करेंगे असहयोग आंदोलन में, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने भारतीय मुसलमानों और भारतीय हिंदुओं को एक जगह, एक संगठन में लाने की या इकट्ठा लाने की कोशिश की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका उठाने का? हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए ऑप्शन डी, ये हमारा जवाब हो जाएगा। याद रखना, खिलाफत आंदोलन में जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, तो उसकी वजह यही थी कि वो हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहते थे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में लगभग 90% लोगों ने गलत किया था। क्यों किया था देखो, समझते हैं। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ब्रिटिश सरकार ने अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण पूछा है और लोगों ने क्या समझा कि भारत शासन अधिनियम पढ़ा और उन्होंने आंसर लगा दिया। देखो, इसमें अधिकतर लोगों ने क्या किया था? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। ये बात सही है कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ये बात सही है, पर ये थोड़ी ना पूछा है। पूछा तो उसने ये है, ध्यान दो,
ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण। मतलब ब्रिटिश सरकार का अंतिम अधिकार ये थोड़ी ना था। अधिकार क्या था? इसका सही जवाब क्या है? प्रांतीय सरकार पर गवर्नर के विशेष शक्तियां। प्रांतीय सरकारों में गवर्नर पर विशेष शक्तियां प्राप्त थीं, मतलब ये अधिकार था। इसका मतलब क्या है कि प्रांत में जो गवर्नर हुआ करते थे उनको ये अधिकार था कि वो किसी भी समय पद धारण कर सकते हैं और अनिश्चित काल तक शासन चला सकते हैं। तो इसका सही जवाब ये होगा। बल्कि कई यूट्यूब चैनल वालों ने जब ये पेपर सॉल्व कराया था तो आंसर इसका सी बताया था, और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। और आयोग ने भी यही माना है क्योंकि ये सही है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्र, मतलब टाइम जोन में विभाजित किया गया? देखो होता क्या है, जैसे ये देशांतर रेखाएं होती हैं, है ना, देशांतर रेखाएं होती हैं, तो 15 देशांतर रेखाओं पर, कितनी? 15 देशांतर रेखाओं पर एक टाइम जोन होता है। एक जोन होता है, ठीक है, एक टाइम जोन होता है। कुल रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। 15 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 24। तो कितनी आएगी निकल के? 24। तो पूरे टाइम जोन को कितने में विभाजित किया गया? विश्व में कितने टाइम जोन है? 24। ध्यान देना, और याद भी कर सकते हैं कि विश्व में टोटल 24 टाइम जोन है, ऐसे समझना, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है पूछा है, मतलब 3 है, 1 नहीं है। जन्म, क्या जन्म से जनसंख्या में परिवर्तन आता है? सीधी सी बात है, अगर जन्म होगा तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जन्म होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। मृत्यु से भी परिवर्तन होगा, मृत्यु होगी तो जनसंख्या घटेगी। प्रवासन का मतलब क्या है? प्रवासन का मतलब है जब एक देश से लोग जाके किसी और देश में बस जाते हैं, मतलब जनसंख्या प्रवास कर जाए, कहीं और प्रवासी बन जाए। तो आपने सुना होगा प्रवासी भारतीय, मतलब जो पहले भारतीय थे पर अब कहीं और किसी देश में निवास कर रहे हैं। तो प्रवासन से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो यहाँ से चले गए तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। क्या नहीं है घटक? ये रुग्णता मतलब बीमारी, इससे जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होता। अगर घर में 10 लोग हैं, अगर 2 लोग बीमार भी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अब हैं ही नहीं, बीमार हैं पर हैं तो वो 10 के 10 ही, ऐसे समझिए। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी बतानी है। अच्छा क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछे गए, ऐसा नहीं है कि पेपर में सारे अच्छे प्रश्न पूछे जाएं, कुछ प्रश्न बहुत आसान भी पूछे जाते हैं ताकि पेपर का एक लेवल बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। पूछा है लक्षद्वीप की राजधानी, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? यह है अंडमान और निकोबार की। सिलवासा कहाँ की राजधानी है? ये दादर नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी है। पहले दादर नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव अलग एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 2020 में दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो सिलवासा वहाँ की राजधानी, दादर नागर हवेली और दमन दीव की। आइजोल पता है ये कहाँ की है? मिजोरम की, ठीक है। कवरत्ती कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? मतलब ये है कि दिन का तापमान और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो ये कौन सा स्थान है? गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या केरल, या थार मरुस्थल? तो दिन और रात में तापमान अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? थार मरुस्थल। क्यों? इसकी वजह क्या है? वजह समझिए। रेत क्या है? रेत जल्दी गर्म होती है और रेत जल्दी ठंडी होती है। इस वजह से दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात ठंडी हो जाती है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा तापमान में अंतर होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा स्थान बताइए जहां दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। तो वो स्थान क्या होगा? विषुवतीय क्षेत्र, या विषुवत रेखा के आसपास, या विषुवत रेखा का क्षेत्र। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? मतलब क्या है बेटा? मतलब ये कि कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह
यानी कि या तो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर अगर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो किस क्षेत्र में रखा जाता है, कहाँ रखा जाएगा? निजी क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम या सार्वजनिक क्षेत्र। क्या कहेंगे उसको? सीधी सी बात है, उसको कहेंगे हम निजी क्षेत्र। राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम क्या होता है? जिसमें पूरा नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, परंतु इसका संचालन उसके कर्मचारी और जनता द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखना, सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसको जाना जाता है? ये कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन, टुंड्रा वन या टैगा वन। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? इसका सही जवाब है अमेजन वर्षा वन। ध्यान देना। क्यों कहा जाता है इसको पृथ्वी के फेफड़े? क्योंकि यह पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 20% ऑक्सीजन पूरी पृथ्वी की कौन उत्पादित करता है? ये जो अमेजन के वर्षा वन है, इसीलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ध्यान देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे स्थिरता के साथ विकास। ध्यान देना, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, उन पंचवर्षीय योजना का, हर पंचवर्षीय योजना का कुछ न कुछ अपना उद्देश्य होता था। तो बताना है स्थिरता के साथ विकास, ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 5वीं का, तीसरी का, छठी का या चौथी का? तो इसका सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना। ध्यान देना, चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसकी डेट कितनी है? इसकी डेट है 1969 से 1974 तक। कितनी? 1974, ये भी इसकी डेट है। इनमें से एक और बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती है, वही देखो पढ़ना है जो पूछा जाए। एक पूछी जाती है 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य था गरीबी हटाना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था बेटा? गरीबी हटाना। ये 5वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था? 1974 से 78, ये इसकी पंचवर्षीय योजना का टाइम था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? वो 5वीं में, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था गरीबी हटाना। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है 1991 में आई आर्थिक नीति, है ना, आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, है ना, और निजीकरण। उदारीकरण एक शब्द यहाँ से पकड़ना और एक पकड़ना निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? ठीक है, उदारीकरण क्या होता है पहले तो ये समझेंगे हम, तभी तो हम परिणाम तक पहुँचेंगे, चीज़ें समझेंगे तभी तो। उदारीकरण होता है जैसे सरकार आर्थिक क्षेत्र में जो नियंत्रण रखती है, मतलब कंपनियों पर कुछ नियंत्रण रखती है सरकार आर्थिक क्षेत्र में। तो उदारीकरण का मतलब होता है सरकार के द्वारा उन नियंत्रणों को समाप्त कर देना, उदारीकरण हो गया। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण होता है सरकार के साथ साथ निजी कंपनी या निजी लोगों का भी काम करना, इसे कहते हैं निजीकरण। ठीक है, इन दोनों की वजह से पूछ रहा है प्राथमिक, इन दोनों की वजह से प्राथमिक परिणाम क्या हुआ? जब इन दोनों को भारत में अपनाया गया तो इसका परिणाम हुआ क्या? वैश्वीकरण। इसका परिणाम क्या हुआ? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण भारत में हुआ था 1991 के बाद। इसका मतलब ये है कि जब उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई गई तो भारत में विदेशी लोग और विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने यहाँ पे उत्पादन किया और रोजगार के साधन दिए, है ना, रोजगार उपलब्ध कराया, और इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। मतलब एक तरह से ओपन अर्थव्यवस्था। उससे पहले क्या थी? बंद अर्थव्यवस्था थी कि भारत की कंपनी और भारत के ही लोग भारत में उत्पादन करते थे, लेकिन विदेशी कंपनियां आने से बहुत फायदा भी हुआ। ऐसा नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी कंपनियों का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे अपने यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, और भी हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, सब विदेशी कंपनियां हैं, भारत में लगी हैं, है ना, ऐसे समझेंगे। तो सही जवाब आपको ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के जनक दाता बताइए। बात भारत की कर रहा है। भारत में कौन थे? विश्व का तो पता होगा, विश्व में कौन थे? विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉन्ग, और भारत में कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। हमने अपनी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन कई बार कराया है, ठीक है। और पैट की 3 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट हम लोगों ने कही, ये तीसरी शिफ्ट है। पैट की 15 तारीख की दोनों शिफ्टों में हरित क्रांति से प्रश्न पूछा गया है। पहले तो पूछा गया था हरित क्रांति के जनक कौन थे, पहली में, है ना, नहीं दूसरे में पूछा गया था हरित क्रांति में भारत में कौन से क्षेत्र को चुना, और फिर पूछा गया था इसकी मतलब जो समय पीरियड पूछा गया था 1 शिफ्ट में, ठीक है। तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है बेटा। अब एक चीज और याद रखना, यहाँ पे बर्गेज कुरियन जो नाम लिखा है ये भी किसी क्रांति के जनक थे, ठीक है। तो ये किस क्रांति के जनक थे, इसका भी ध्यान रखना, इनका भी कई बार पूछा जाता है। ये है श्वेत क्रांति के जनक, ध्यान देना, ये जो बर्गेज कुरियन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। ये भी अच्छा प्रश्न पूछा गया था, कुछ प्रश्न अच्छे पूछे गए थे जिस पे सोचने पे मजबूर हो जाए। ऐसे प्रश्न अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, अटेम्प्ट करने की कोई फायदा नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? किस अधिनियम द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो होता है उसके लिए शर्तें निर्धारित की गई। तो वो कौन सा है? बैंकिंग नियमन अधिनियम? नहीं, ये नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम मतलब सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण, ये भी नहीं है ना। तो इसका सही जवाब क्या है? बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970, ठीक है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970, इसमें उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण के बारे में बताया गया है, मतलब इसमें उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 कौन सा अधिकार शामिल है। तो बताइए अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें है? ये है अनुच्छेद 25 में। किसमें बेटा? अनुच्छेद 25 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें बताओ? अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या आती है? प्रेस की स्वतंत्रता। जो पत्रकार, जो मीडिया लोग हैं इसी अनुच्छेद के तहत कहीं भी घुस जाते हैं, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में है। और ये क्या कह रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में है? अनुच्छेद 32 में। एक प्रश्न और पूछा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा भीमराव अंबेडकर ने। ऐसे भी पूछ सकते हैं या भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा? तो अनुच्छेद 32 को। और अगर अंबेडकर का नाम ना दे और फिर पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमेशा प्रस्तावना लगाना। या फिर ऐसे पूछेंगे ठाकुरदास भार्गव के हिसाब से संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भी आंसर हमारा होगा प्रस्तावना। अगर अंबेडकर का नाम दे तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का उपबंध। अगला प्रश्न कह रहा है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधायिका के प्रति, है ना। न्यायपालिका नहीं है, जनता नहीं है, यानी कि विधायिका मतलब विधानमंडल, एक ही बात है। तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मतलब 3 ऐसी चीजें हैं जो भारतीय संविधान की विशेषता है ना। एक इसमें से विशेषता नहीं है बेटा, उसी को हमें बताना है कि कौन सी नहीं है। क्या कह रहा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये अपने संविधान की विशेषता है। एकल नागरिकता, ये भी अपने संविधान की विशेषता है। द्विस्तरीय सरकार, नहीं, ये अपने संविधान की विशेषता नहीं है। अपने यहाँ द्विस्तरीय सरकार नहीं है, बल्कि क्या है? संघीय सरकार या संघीय प्रणाली। संघीय सरकार है। और लिखित और विस्तृत संविधान है ये अपना, है ना। तो अपना कौन सा नहीं है विशेषता? ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखते हैं आगे क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। मतलब हमने जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं ये किस देश के संविधान से लिए हैं, आयरलैंड, फ्रांस या यूएसए। इसका सही जवाब क्या है, आयरलैंड। ठीक है बेटा, आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। आप ये बताइए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, बताइए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से एक तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है ना, और न्यायपालिका की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से ली गई है, ये भी याद रखना। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अच्छा, नहीं है तो मतलब एक नहीं है तो तीन होंगी। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे कोई पदार्थ है उससे कोई एक नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, और इसमें जो भी पदार्थ की मूल अवस्था है उसमें वो पदार्थ वापस नहीं आ सकता। जैसे 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 हमने बताया था लकड़ी का जलना, लकड़ी अगर जल गई तो वो तो या तो वो राख बन जाएगी या कोयला बन जाएगी, वो दोबारा लकड़ी नहीं बनेगी, और लकड़ी से नया पदार्थ मिला हमें कोयला, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसी तरह से देखते हैं पानी का भाप में रूपांतरण। अगर पानी भाप में रूपांतरित हो गया वायुमंडल में चला जाएगा और बादलों में पहुंच के ये फिर से पानी बन के बरस जाएगा, तो ये पानी से भाप बनी और फिर भाप से क्या बन जाएगी, पानी। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है या रासायनिक अपक्रिया ये नहीं है। बाकी कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है, और कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज एक बार जल गया तो वो राख बन जाएगा, वो राख फिर से कागज नहीं बन सकती। मतलब कागज से हमें नया पदार्थ क्या मिला, राख। ऐसी भोजन पच गया तो फिर से भोजन थोड़ी ना बनेगा, कोयला जलने के बाद कोयला नहीं बन सकता। तो ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है, और ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कौन सा परिवर्तन है, याद रखना, ये भौतिक परिवर्तन है, और हमें बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखना बेटा। आगे चलते हैं। पायरिया निम्नलिखित में से किस रोग में होता है, बताइए पायरिया रोग में निम्नलिखित में से किसका रोग है, मतलब पायरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बताना है बेटा। तो आसान प्रश्न पूछा है, फेफड़े, हृदय, मसूड़े, नाक। पायरिया में क्या होता है, मसूड़े प्रभावित होते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है ना, दांतों में दर्द होने लगता है, ये पायरिया के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्लोएमा एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, कीटों में, जानवरों के जनन अंगों में, स्तनधारियों में या पौधों में। तो देखिए समझते हैं फ्लोएम होता क्या है। जैसे कोई एक ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम होता है कि जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है, पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है। फ्लोएम ऊतक के माध्यम से पौधे के अन्य भागों में, यानी कि पत्तियों द्वारा जो भोजन बना तो वो फ्लोएम ऊतक क्या करेगा, पौधे के अन्य भागों में पहुंचाएगा। तो फ्लोएम का काम क्या है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना। ये काम किसका है, फ्लोएम का। और एक और ऊतक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जाइलम। ये हमने अपने प्रैक्टिस सेट में बताया है और समझाया है। जाइलम का क्या काम है, जाइलम का काम है कि ये जड़ों से पानी और लवण लेता है और पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। ये भी ध्यान रखना है, ये क्या करता है, जल और लवण को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है। तो ये किसके हैं, ऊतक, पौधे के। ठीक है बेटा, क्या होगा आंसर हमारा, ऑप्शन डी, पौधे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। बताना है बेटा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है, 4 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर या 1 स्तर। भारत में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। कौन कौन से 3 स्तर हैं, एक तो जिला परिषद है, दूसरा पंचायत समिति है और तीसरा ग्राम पंचायत है। ये 3 स्तर हैं। और ये किसके द्वारा अपनाई गई थी, 1957 में एक समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति।
इसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, ये बताना है। तो बेटा बहुत आसान प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। लेकिन एक बात बताओ मैं, आप यहाँ लिखा है लगभग, तो ये मान कितना है लगभग में? आप कोई हमें फिक्स मान बताइए, फिक्स मान बताइए कितना है फिक्स मान? एक हॉर्स पावर का अगर फिक्स मान अगर हम देखें तो कितना है? 745.7, ये याद रखना, फिक्स मान है ये बिल्कुल, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार में जो बैटरी होती है तो उसमें से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो कार बैटरी में प्रयोग होने वाला एसिड कौन सा है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। और कार बैटरी में जो पानी पड़ता है ना, ध्यान रखना, जो पानी पड़ता है उसमें 30 से 50% क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और अगर इतना नहीं है, है ना, इतना नहीं है तो बैटरी सही से काम नहीं करेगी। बैटरी को अच्छा काम करने के लिए, बैटरी अच्छा काम करे तो उसमें 30 से 50% सल्फ्यूरिक एसिड होना जरूरी है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद है इसका नया नाम क्या हो गया? क्या हो गया भाई? सतारा, धाराशिव, धुले या संभाजी नगर? तो जो अपना औरंगाबाद है उसका नया नाम क्या हो गया? संभाजी नगर। ठीक है बेटा, आसान प्रश्न था। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो मतलब ये है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है बताइए? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो सही जवाब क्या है? बांग्लादेश। कितनी सीमा, ये भी याद रखना, तो 4096 किलोमीटर ये हमारी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। और ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब चीन, पाकिस्तान जितने भी देश हैं सबसे ज़्यादा हमारी सीमा बांग्लादेश से शेयर होती है और इतनी है वो। ठीक है। और सबसे कम की बात करें, कम किसके साथ होती है? तो अफगानिस्तान। बताइए इसके साथ कितनी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ? भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। इसमें कई जगह आपको कहीं और कुछ और लिखा मिल जाएगा अलग अलग किताबों में, लेकिन सबसे प्रमाणिक और सबसे ऑथेंटिक यही है 106 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में इजराइल की राजधानी बताना है। डरबन किसकी राजधानी है बताइए? ये है आयरलैंड की राजधानी क्या है? डरबन। बगदाद ये किसकी है? इराक की। बेटा किसकी राजधानी है? इराक की। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। क्या है इराक की राजधानी? जेरूसलम। आगे चलते हैं। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस, देखो कुछ प्रश्न बहुत आसान पूछे जाते हैं, देखते ही आंसर बोल, मतलब एकदम स्टैटिक्स का आसान प्रश्न पूछा गया है ये। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। एयरफोर्स डे। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं? भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, तो कौन है भाई बताओ? दार्जिलिंग, मंसूरी, श्रीनगर, कुर्ग। तो भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग को। और ये कहाँ है कुर्ग? ये है कर्नाटक में। श्रीनगर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग, ये भी याद रखना। और मंसूरी, इसको क्या कहते हैं? पहाड़ों की रानी। क्या कहते हैं बेटा? पहाड़ों की रानी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कौन सी कला मथुरा में स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है? मतलब इनमें से कौन सी कला है जो स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है मथुरा की? साझी, लघु कला या कजरी? तो इसका सही जवाब होगा क्या? साझी। साझी शब्द क्या है? साँझ मतलब संध्या।
ये संध्या सांझ से लिया गया शब्द है। इसको कभी कभी कई जगह किताबों में संध्या कला भी कहते हैं, संध्या कला। और ये है क्या, ये क्या है जो संध्या कला है, ये है रंगोली प्लस पेंटिंग। रंगोली और पेंटिंग का मिश्रण यानी कि मेल है ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न आगे चलते हैं। कह रहा है 2014 में बनने वाला भारत का 29वां राज्य। बेटा 29वां राज्य 2014 में कौन सा बना था? बहुत फेमस है, 2 जून 2014। कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ध्यान रखना। तब 29 राज्य बन गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ? अभी वर्तमान में 28 हैं। फिर हुआ ये कि 2019 में जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको दो भागों में बांट के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो इस वजह से अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य बेटा? 28। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना है कि विधान परिषद किस में है। तो अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं। 6 राज्य कौन से भैया? 6 राज्य हैं, ध्यान रखना, याद भी हम साथ में कराते चलेंगे। एक तो है यूपी या अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, और इसी का पड़ोसी कौन है? बिहार, ठीक है। फिर है आंध्र प्रदेश, और इसका पड़ोसी कौन है? तेलंगाना। 4 हो गए। फिर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का पड़ोसी कर्नाटक। ये आपको याद हो जाएंगे, ऐसे याद रखना। यूपी के बगल में बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर शेयर करता है बिहार, आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना, है ना। और महाराष्ट्र के बिल्कुल बगल में कौन है? कर्नाटक। ऐसे ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इनमें से बताना है किसमें है? कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। इनमें बाकी में नहीं है। अगला प्रश्न क्या रहा है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किस गैस को या किस किरण को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को, यहाँ पे क्या है? को गर्म करती है। मतलब ये कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं? जो किरणें जो निचला वायुमंडल है उसको गर्म कर देती हैं। तो वो कौन सी किरणें हैं? अवरक्त किरणें। क्या जवाब होगा सही हमारा? अवरक्त किरणें। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, और यही अवरक्त किरणें निचले वायुमंडल को गर्म कर देती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है? अवरक्त किरणों की वजह से, जो ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित करे होती हैं उनको। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये राष्ट्रीय खेल है नेपाल का। किसका? नेपाल का। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल बताओ। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पोटा। पोटा यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन यहाँ लोकप्रिय कौन सा खेल है? फुटबॉल। इसलिए अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल सब अधिकतर क्या लगाते हैं? फुटबॉल, जो कि नहीं है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पोटा, और इसका लोकप्रिय है सबसे ज़्यादा यहाँ पे फुटबॉल। और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसने लिखी थी? बात आई, ये बुक बड़ी प्रसिद्ध बुक है। ये लिखी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है,
अच्छा पेपर आया था, ऐसे ही आएगा और इससे कठिन नहीं आने वाला है इस बार भी, है ना। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से हस्तांतरित की थी? मतलब हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी अपनी कहाँ हस्तांतरित की थी? ये की थी बेटा कुरुक्षेत्र, मगध, पाटलिपुत्र, कन्नौज। क्या था बाबू? कन्नौज। सही जवाब कन्नौज। ठीक है। हर्षवर्धन एक बार हर्षवर्धन के बारे में एक पूछी जाती है चीज कि हर्षवर्धन अपने जीवन काल में मात्र एक बार पराजित हुआ था किस शासक से? तो हर्षवर्धन जब दक्षिण की ओर विस्तार करने के लिए बढ़ा तो एक चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशन द्वितीय। क्या नाम था बेटा? पुलकेशन द्वितीय। उसने पहली बार इसको मात्र एक बार, और अपनी जिंदगी में मात्र एक बार ही ये हारा है, उसने इसको हराया। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को एक बार हराया। और ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे हराया? तो नर्मदा नदी के किनारे हराया था, ये बात भी याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत, कौन सी सेना थी जो छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी इसकी ताकत? तो छापा मार किसकी नीति थी? ये थी किसकी? नायक, मुगल, ब्रिटिश, मराठा। हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? मराठा। मराठा लोग छापामार या गुरिल्ला नीति से युद्ध करते थे। छापामार का मतलब क्या होता है कि अचानक से घात लगा के बैठे होते थे। अंग्रेज की सेना निकली या अंग्रेज निकले तो उन पे आक्रमण किया, मारा, लूटा और भाग गए, है ना। ये छापामार नीति थी मराठा की। और इसका विकास किसने किया था? इसको सब शुरुआत किसने की थी? ये की थी शिवाजी ने। किसने? शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज इस तरह से युद्ध लड़ते थे। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की जो प्रतिमा मिली, काष्ठ प्रतिमा, इसको बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ये पूछा है। तकनीक कौन थी? मोम लोपी, ढलाई, कास्टिंग, लकड़ी की निक्कासी, हाथी दांत निक्कासी या पत्थर की निक्कासी? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? इसका सही जवाब है मोम लोपी, कढ़ाई, कास्टिंग। ठीक है। अच्छा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ पे क्या है? ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो जो गौतम बुद्ध थे इनको ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था? निरंजना, फुनफुन, गंडक या बताइए, या गंगा? तो सही जवाब हमारा क्या होगा बेटा? निरंजना नदी। इसी को फाल्गु नदी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है क्या? फाल्गु। ये भी ध्यान रखना, इसको फाल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो नंबरिंग पड़ी है ना, जो पेपर में जहाँ जो क्वेश्चन जिस नंबर पे दिया गया था उसी नंबर के हिसाब से नंबरिंग पड़ी है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण, मतलब स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था इसका प्रमुख कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 1905 में, है ना। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि 1905 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। कौन सी? 1905 में महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन यानी कि अंग्रेजों ने भारत से बंगाल को अलग कर दिया था। इसी के विरोध में फिर कौन सा आंदोलन चलाया गया बेटा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। जो अंग्रेजों ने जो ये निर्णय लिया था बंगाल को विभाजित करने का, यही कारण था स्वदेशी आंदोलन का। ध्यान रखना। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? मतलब जो ब्रिटिश कौन थे? अंग्रेजों ने पूछ रहा है कि किस भाषा को भारतीय समाज में ज़्यादा प्रचार प्रसार किया उसका। तो अंग्रेज किस भाषा का करेंगे? अंग्रेजी भाषा का। आसान प्रश्न पूछा गया था। अंग्रेज में एक नाम आता है, ये याद रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, चार्ल्स ग्रांट। जो चार्ल्स ग्रांट एक ऐसा व्यक्ति था, इसके दिमाग की उपज थी। इसी ने सबसे पहले कहा था कि भारतीयों की जो शिक्षा दीक्षा है
इनको अंग्रेजी माध्यम में इन्हें पढ़ाइए। इनकी शिक्षा, स्कूल की जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए, ताकि ये देखने में तो भारतीय लगें लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से अंग्रेज बन जाए। ठीक है, अगर ये लोग भारतीय अंग्रेज बन जाएंगे तो ये हम लोगों का कभी विरोध नहीं करेंगे। इस व्यक्ति के दिमाग की उपज थी ये। और हमारा लास्ट प्रश्न है आज के पेपर का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला प्रथम कार्यकर्ता कौन था? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, अधिकतर लोगों ने गलत किया। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? ये की गई थी 1921 में, जो अहमदाबाद में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था वहाँ पे। और किसने की थी इसको की थी हजरत मोहानी, मौलाना हजरत मोहानी। ये पहले व्यक्ति थे पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले। इन्होंने अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बेटा पेपर, पैट 2022 16 तारीख प्रथम शिफ्ट का पेपर था। अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, और इसी की तरह हम और भी आगे एक पेपर बचा है जो सेकंड शिफ्ट का, वो भी लेकर आएंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे बेहतरीन प्रश्न है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस या पैट की और या किसी और भर्ती के लिए। जीके जीएस जहाँ भी पूछा जाता है, ये प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए बढ़िया अभी पेपर कराने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे फिर से जीके जीएस का। कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर जीके जीएस के जो पेपर पैट के हैं वो उनकी जीके जीएस का आप थोड़ा सॉल्यूशन बता दीजिए, पुराने पेपर करा दीजिए, जिससे हमें एक पैटर्न का पता चलेगा। ठीक है बेटा, पैटर्न क्या है पेपर का और क्या लेवल है। ठीक है, तो इसलिए हम ये पेपर करा रहे हैं। बाकी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।